हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एड्यूबर्ग्स। और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो येस, एज आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द पोस्ट, हम आज एसएससी स्टेनोग्राफर का जो सोल्यूशन है रीजनिंग का वो करना शुरू करेंगे। ये दिसंबर 2020 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट डे जो एग्ज़ाम था वो आपका 22 शिफ्ट नंबर 1 आज हम करेंगे। सो 50 क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर। जिस तरह से सीपीओ में आपसे पूछा जाता है उसी तरीके से, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन दिस, मेरे पास अभी टाइपिस्ट नहीं है तो मैंने खुद से टाइप किया है, तो 50 क्वेश्चंस नहीं हो पाए हैं। तो जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जैसे बैकअप होता जाएगा देन मोस्ट प्रोबेबली शिफ्ट नंबर 2 से हम 50 क्वेश्चंस एक साथ कवर करेंगे। ऑलराइट, सो फॉर द पीडीएफ्स, डेली क्विजेस एंड द क्लास अपडेट्स आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लेसन आज मैंने क्विज भी नहीं डाले हैं, तो क्विज भी आपके कल मिल जाएंगे आपको। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, फेसबुक अकाउंट के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा एड्यूबर्ग्स फैमिली, वहाँ पर भी जो क्विजेस हैं या फिर आपकी क्लास अपडेट्स हैं वो वहाँ अपडेट होती रहती हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन। अब सेशन शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन मिरर इमेज। ये आपको नंबर लेटर क्लस्टर दिया गया है एक, इसके MN लाइन पर एक मिरर रखा गया है। तो अब इस क्लस्टर की मिरर इमेज क्या बनेगी, परफेक्ट मिरर इमेज वो पूछा है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोज चीज़ क्लोज दिखाई देती है, तो सबसे पहले T दिखाई देगा, इवन जो T का लेग है वो भी क्लोज दिखाई देगा। तो ये, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है कि जो टॉप और बॉटम है वो चेंज नहीं होता। तो जब टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और बी भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने टॉप एंड बॉटम इसके क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। अच्छा, बी में नहीं है ये चीज़, ओनली सी में आप देखेंगे। बी, ए और डी में आपका जो टी है उसकी इमेज करेक्ट है। अब 2 पर आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 की जो मिरर इमेज है यहाँ पे टॉप और बॉटम यहाँ पर अगेन चेंज कर दिया है, तो कुछ इस तरह से बनाना चाहिए था इन्हें, है ना। ये आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है और डी में। सी हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4 का बॉटम एंड टॉप चेंज कर दिया गया है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था। अगर मैं शिफ्ट की भी बात करूँ तो शिफ्ट भी बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो हम बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर लेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज बेस्ड ऑन जम्बलिंग। आपके जो जम्बलिंग के सवाल आते हैं वो 2 तरह से पूछे जाते हैं, एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना होता है और एक इंग्लिश डिक्शनरी के सीक्वेंस में लगाना होता है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में हम कैसे देखते हैं, जैसे अगर आप लोगों ने अपने टाइम पे डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढे हैं तो आप कैसे ढूंढते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड है WIDE, तो हम पहले लेटर के वर्ड्स निकालते हैं, फिर आई की रो में जाते हैं, W के बाद जितना भी आई आने वाले लेटर्स बनते हैं वो देखते हैं, फिर डी को चेक करते हैं, फिर ई को चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस आपका चलेगा। सबसे पहले देखिए एस और ई सभी लेटर्स यहाँ पर सेम हैं, बट थर्ड प्लेस पर यहाँ टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी, बट यहाँ एन है। एन हमेशा टी से पहले आता है, तो सबसे पहला लेटर जो आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो आएगा आपका लेटर नहीं, वर्ड सेनाइल। ओके, नाउ कम टू दीज अदर पॉइंट्स 4, 3, 2, 1। यहाँ पर देखिए टी दिया गया है 4th पर हर जगह। अब आ जाइए 5th पर, LILE। तो देखिए सबसे पहले ई आता है, 4 आ जाएगा, उसके बाद आई आएगा 2, एन, नाउ एल के बाद आप देखेंगे ई, तो यहाँ पर भी ई है, बट सेटल के बाद सेटलमेंट आएगा क्योंकि ये यहाँ पर ई पर खत्म हो गया। तो 5, 4, 2, 3, 1 ये आपका करेक्ट डिक्शनरी बेस्ड सीक्वेंस बनेगा, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ये आपका यहाँ पर आंसर बन गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब यहाँ पर जो आसान कर दी गई चीज़ें वो ये है कि लास्ट का जो साइन है वो इक्वल्स टू का ही है, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो आपकी 150 है, ये फिक्स हो गया।
अब हम क्या करेंगे, डिवीजन के साइन को क्योंकि प्रायोरिटी देते हैं, तो देखिए डिवीजन के साइन से अगर आप इसको देखेंगे तो 4 से 9 टाइम्स चला जाएगा, और फिर इतना बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई करके भी आप 150 लेकर आ जाएं, तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके काम नहीं करने वाले हैं। नाउ कम टू द इंटू 1, क्योंकि डिवीजन के बाद हम इंटू को प्रायोरिटी देते हैं। नाउ 36 इंटू 4 प्लस 9 माइनस 27 एंड डिवाइडेड बाई 9, ये 3 टाइम्स चला गया। यहाँ से देखिए 4 6 24 और 4 3 12 और 2 कितना हुआ 14। अब यहाँ पर देखिए प्लस 9 माइनस 3 6, ये इसका सम कितना हो जाएगा 150। यही आपको राइट हैंड साइड पर दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सर्कुलर अरेंजमेंट पे है। वैसे इस तरह के सवाल आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पर ये एसएससी के कुछ एग्जाम्स में अब पूछे जाने लगे हैं, बट बहुत सिंपल देगा वो, 1 या 2 कंडीशन देगा और उसके अलावा और कुछ ज़्यादा खास देता नहीं है। देखिए यहाँ पर उसने कहा है 8 फ्रेंड्स ABCDEFG एंड AH आर सिटिंग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, या फिर एक शब्द में कहें तो वामावर्त दिशा में, ठीक है। अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल एट इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पर उसने ये मेंशन नहीं किया है कि ये जो ऑर्डर दिया है ए के बाद बी, बी के बाद सी एंड डी, ये ऑर्डर उसने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ये ऑर्डर ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो। तो जब उसने ये मेंशन नहीं किया तो हम तो यही ऑर्डर लेके चलेंगे, और इवन आगे भी अगर आप क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं तो आपको यही लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने और कोई कंडीशन यहाँ पर दी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 8 अरेंजमेंट बना लेंगे बैठने के। अब कहता है जी इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट। हम हमेशा से ही इसको नॉर्थ लेकर चलते हैं, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट, हमने फ्रेम बना लिया। तो आपका साउथ ईस्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। तो साउथ ईस्ट पे कौन बैठा है, जी बैठा है। क्लियर है इतनी बात। इनको मैं लिख देती हूँ ताकि यहाँ पर आपको लेटर्स से कोई कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, ठीक है। ऑल राइट। सो पूछ रहा है तो व्यक्ति का और उसके बैठने की दिशा का निम्न में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज बैठ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जी के बाद में यहाँ पर कौन बैठा होगा, एच बैठा होगा। और अब यहाँ से शुरुआत कर लीजिए, ए देन बी देन सी देन डी देन ई एन एफ एन जी। तो यही अरेंजमेंट बनेगी। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो यही होता है ना, विपरीत दिशा में, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। तो ये अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर देखिए एच पश्चिम में बैठा है तो एच ईस्ट में बैठा है। अब यही आपका गलत हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन अगर करेक्ट आपका पेयर नहीं है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी देखिए नॉर्थ में बैठा है, सी नॉर्थ वेस्ट में बैठा है तो सी ये रहा, और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ई साउथ वेस्ट में बैठा है तो ई कहाँ है आपका, ये साउथ है और ये आपका वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ वेस्ट। क्लियर है इतना। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से सवाल था। आ जाते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन पर। ये सवाल आपके या तो सीपीओ में पूछे जाते हैं या फिर ये आपके स्टेनो का पेपर पूछ लेता है कई बार, स्टेनो में भी। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हो एक सवाल आपके सामने आ भी चुका है। तो यहाँ पर जोया नाम की कोई लड़की है और वो बैंक से जब बाहर निकली तो 14 किलोमीटर कहाँ चली, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये रही नॉर्थ डायरेक्शन, 14 मीटर्स चलिए, ये यहाँ पर बैंक है, ठीक। अब क्या कहता है, देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। लेफ्ट टर्न करने का मतलब है आप अपनी तरफ लेफ्ट मुड़ जाइए। ये आ गया यहाँ से, कितने मीटर की डिस्टेंस कवर की है, 20 मीटर्स, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट लाइन कहती है देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 36 मीटर। यहाँ से लेफ्ट का मतलब है साउथ की तरफ जाना, और 36 मीटर जाएगी। यानी कि अगर ये 14 मीटर है तो ये बची कितनी, 22 मीटर, और ये कितना है, 14 मीटर। और अगर हम ओवरऑल देख लें तो हमारे पास कितना दिया गया है उसने, 36। क्लियर। चलिए नाउ शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 65। तो ये यहाँ से लेफ्ट का मतलब ये आ गया आपका राइट। ये अगर 20 है तो ये कितना बच गया आपके पास, 45 मीटर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन, ये 20 मीटर है, ये 45 है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 65, ठीक। इन विच डायरेक्शन
should she turn now and what distance should she walk in order to reach a hospital that is 45 मीटर ईस्ट ऑफ द बैंक। ये बैंक है, इसके ईस्ट में 45 मीटर पर क्या है, एक हॉस्पिटल है। वहाँ तक उसे पहुँचने के लिए किस डायरेक्शन में मुड़ना चाहिए और कितनी डिस्टेंस तक चलना चाहिए। तो यहाँ से जब डायरेक्शन देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, लेफ्ट, ठीक है। और ये पूरी डिस्टेंस जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, दैट इज़ 22 मीटर। तो आंसर आ जाएगा लेफ्ट 22 मीटर, दैट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। यही आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 क्वेश्चन। यहाँ पर अब क्या होता है, अक्सर आपको क्लासेस दी होती है और फिर बेस्ट रिप्रेजेंटेशन थ्रू वेन डायग्राम आपको बताना होता है। पर यहाँ पर वेन डायग्राम दिया है और आपको परफेक्ट क्लास ढूंढनी है जिसका ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। तो देखिए 2 यहाँ पर दिख रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और स्पेनिश, तीनों लैंग्वेजेस हैं, तो 3 अलग क्लास बनती। टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और फैंस, ये भी आपके अलग अलग इक्विपमेंट है इलेक्ट्रिकल, तो ये आपके अलग अलग हो जाते। लैंग्वेज, सोशल साइंसेज एंड साइंटिस्ट, ठीक है, तो ये तो पूरी कैटेगरी ही अलग हो जाती है। सोशल साइंस सब्जेक्ट है, लैंग्वेज आपका सब्जेक्ट नहीं है, साइंटिस्ट आपका क्या हो जाता है, आपका पर्सन है, एक प्रोफेशनल हो गए। तो यहाँ भी ये इसी तरह से बनाता। बट हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस ज़रूर हैं, अलग अलग सर्कल बनेगा, बट दोनों लैंग्वेजेस हैं तो ये इसके एक बड़े सर्कल के अंदर आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही है जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इसके थ्रू दे सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 7 कहता है 4 स्टूडेंट है PQRNS, एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, ईच फ्रॉम अमंग इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड जर्मन। 4 लोग 4 लैंग्वेजेस। तो हम क्या करते हैं, पर्सन्स का प्लेस फिक्स कर लेते हैं क्योंकि लैंग्वेजेस तो हमें वही पता नहीं है कौन कौन सी सीख रहा है। सो कहता है P एंड R डू नॉट लर्न स्पेनिश, P और R स्पेनिश नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर हम स्पेनिश के साथ क्या कर लेंगे, क्रॉस लगा देंगे। S लर्न्स फ्रेंच, S का फिक्स हो गया, एक लैंग्वेज भी हमारी फिक्स हो गई। इफ़ P डज नॉट लर्न जर्मन, तो P के साथ में एक और क्रॉस लग गया, कौन सा, कि वो जर्मन भी नहीं सीखता। अब देखिए 4 भाषाएं हैं जिनमें से P 2 सीखता नहीं है और एक वो सीख नहीं सकता क्योंकि S सीखता है। तो बची क्या, इंग्लिश। तो ये कौन सी सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा। अब सवाल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही पूछा है, यदि P ने जर्मन नहीं सीखी तो अंग्रेजी किसने सीखी है, तो P ने सीखी है। बट इसको कंफर्म करने के लिए हम बाकी लैंग्वेजेस भी पता कर लेते हैं। देखिए R स्पेनिश सीखता नहीं है, P के साथ इंग्लिश और फ्रेंच S के साथ चली गई, तो R के लिए एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज़ जर्मन। अब Q के लिए क्या बच गया, फिर Q के लिए स्पेनिश बच गया। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस भी हमारी आ गई और सवाल का आंसर तो हमें पहले ही मिल चुका है। तो P इज़ द वन जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आपकी मिसिंग नंबर की सीरीज़ है यहाँ पर और डिफरेंस चेक करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीका है। सबसे पहला तरीका यही लगाएंगे। यहाँ पर आ जाइए, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, +1 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा 8 और 6 कितने होते हैं, 14, यानी कि 14 +8 का डिफरेंस। ये देखिए 1 का क्यूब लिख सकते हैं और इसे 2 का क्यूब। साथ के साथ ना ऑब्जर्वेशन अपनी बहुत ओपन रखनी है, ठीक। यहाँ पर देखिए 11 - 4 कितना देगा आपको, 7, और यहाँ से 10 बच जाएगा, 10 - 8 देगा 2। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया इन 3 नंबर से कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम चल रहा है यहाँ पर क्यूब करके, है ना। लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स आ गए आपके। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, और 64 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 175, जो कि यहाँ आ रहा है। नाउ अगला जब हम 175 से नंबर निकालेंगे, दैट विल बी द एडिशन प्लस 165 ऑफ 5 की क्यूब। यहाँ पर देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 125 ऐड कर देंगे, ये 100 सम बन गया, और ये 200, तो दैट विल गिव यू 300। तो दिस विल गिव यू 300। ओके, अगले सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 9। 5 फ्रेंड्स हैं, KLMN एंड O आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब 5 ही लोग हैं तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 अरेंजमेंट बना लीजिए सिटिंग के इस तरह से। N इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ K। सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, बाकी कुछ और सोचना नहीं है आपको। आपका राइट उसका राइट, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। क्लियर।
एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, मान लीजिए के यहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट का मतलब हो गया एन यहाँ आ जाएगा। एल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम होने का मतलब क्या हो जाता है कि कहीं भी बिठा सकते हो, बहुत पॉसिबिलिटी बन जाएगी यहाँ पे, कम से कम 2 तो बनेंगी, है ना। एन इज एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ एम, तो यहाँ से आप अपने एम की पोजिशन फिक्स कर ली, ये सेकेंड राइट में बैठ गया, ठीक है, एन एम के। अब देखिए यहाँ पर एल और एम का जो रिलेशन दिया था वो एल जो है एम के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है तो यहाँ आ गया, तो ओ के लिए एक ही प्लेस बच जाता है, दिस इज दिस, तो ओ का जो प्लेस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एल और एन के बीच में बैठा है, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन एन एंड एल। आई होप क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, सिलॉग का सवाल है और यहाँ सिलॉग के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पूरे सेट में, सो बी केयरफुल विद योर सिलॉग पार्ट, ठीक है। सिलॉग का जो चैप्टर है वो अच्छे से तैयार आपको करना है। नो मैन इज इंजीनियर, कोई भी मैन इंजीनियर नहीं है, ये आपने यहाँ पर एक रिलेशन देख लिया। नाउ नो इंजीनियर इज ड्राइव, कोई भी इंजीनियर ड्राइव नहीं है, इंजीनियर का ड्राइव से रिलेशन बन गया। सम ड्राइवर्स आर शॉपकीपर्स, कुछ ड्राइवर आपके शॉपकीपर्स हैं। कंक्लूजन देखेंगे, सम मैन आर ड्राइवर्स, कुछ मैन आपके ड्राइवर्स हैं, नहीं। नो शॉपकीपर इज अ इंजीनियर, कोई भी शॉपकीपर आपका इंजीनियर नहीं है, तो सम कहता तो मान लेते, है ना। सम शॉपकीपर्स आर नॉट इंजीनियर, तो ये बात सही हो जाएगी, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन 3 यहाँ पर क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 63D7B, यहाँ पर हर एक लेटर एक आपके ऑपरेशन साइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डी की अगर हम बात करें तो डी डिवीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है आपका मल्टीप्लिकेशन को, ए आपका एडिशन को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ भी एडिशन, सी रिप्रेजेंट करता है सब्ट्रैक्शन को और डी रिप्रेजेंट करता है आपका डिविजन को। क्लियर, तो डिवीजन से डिवीजन का सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर 9 बच जाएगा आपके पास, ये आया इनटू, इसको आप ओपन करेंगे तो 9 4 13 प्लस 2 24 माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करिए, ये इसको आप करेंगे तो 6 टाइम्स जाना चाहिए, नहीं 6 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, यस 3 टाइम चला जाएगा, ये चला गया। अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 इज 11, 13 नंबर 117 होते हैं वैसे भी, यहाँ से 21 आ गया, तो ये टोटल अगर आप मिलाओगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 8 और 138, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द ऑड वन आउट क्वेश्चन, लेटर क्लस्टर दिए हैं, तो हमेशा जो हमारी अप्रोच रहती है वो प्लेस वैल्यूज की रहती है। देखिए 26 19 13 8 एंड 4, तो -4 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर -5, यहाँ पर -6 और यहाँ पर -7, -7 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 ही बनेगा, ये आपका करेक्ट चल रहा है। तो इस तरह से सीक्वेंस आपको देखना है। ऑप्शन नंबर सी में 12, 12 से 5, फिर 25, देन 20 एंड देन 16, -4 यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आया -5, ये आ गया आपका, यहाँ -6 बनेगा, देखिए 5 -6 आप करेंगे तो -1 आता है, -1 पर कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती लेटर की, ये आपको कितना देगा 25। यहाँ पर देखिए -7 12 -5 कितना होता है 7, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो 15 2 और 7, यहाँ पर देखिए सीधा सीधा 13 माइनस हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर सवाल पूछ रहा है आपके जो आपके शेडो वाले क्वेश्चंस होते हैं उसकी तरह से। तो अमित और अश्विनी की बात हो रही है, मान लीजिए अमित आपके यहाँ पर बैठे हैं और अश्विनी यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ क्या करके बैठे हैं, पीठ करके बैठे हुए हैं, यानी कि अगर ये इनका राइट है ये इनका लेफ्ट, तो ये इनका राइट और ये इनका लेफ्ट बनेगा, याद रखेंगे इस चीज़ को। एक पार्क में बैठे हैं, ओके, इफ द शेडो ऑफ अमित फॉल्स टू द राइट ऑफ अश्विनी, अब यानी कि राइट का मतलब अमित की जो शेडो है वो इस तरफ बन रही है, और अगर इस तरफ शेडो बन रही है तो सन किस तरफ होगा, इस तरफ, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और शाम का वक्त है, तो यानी कि जिस तरफ सूरज है वो कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, उसके ऑपोजिट कौन सी हो जाएगी, ईस्ट। अब देखिए फ्रेम आपका ना नेचुरली कैसे बनाते हैं हम, ENWS,
तो अब ये ई जो है वो घूम के यहाँ आ गया, तो एन कहाँ आ जाएगा घूम के यहाँ पर, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये आपकी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो उसने पूछा है कि विच साइड इज अमित फेसिंग, तो अमित की जो साइड है वो कौन सी है, साउथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बस आपकी थोड़ी सी इमेजिनेशन यहाँ पर काम करेगी। सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटी है यहाँ पर। उसने पूछा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। n is greater than h, h is greater than q and q is equals to x। साथ ही के साथ h f के बराबर है। अब यहाँ पर इसका एक सिंगल रिलेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। h is equals to f and f is equals to c and c is smaller than t। सवाल पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए कहता है h is smaller than t। h smaller than t है क्या, बिल्कुल है। q is smaller than c, q smaller than c है क्या, बिल्कुल है। n is greater than x, n is greater than x है क्या, तो बिल्कुल है। बट c is smaller than x आपका नहीं है। c से यहाँ से जाएंगे तो ग्रेटर देन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। यानी कि वो बेसिकली पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, मर्ज का रिलेशन एफ एन क्यू एफ एच से दिया है। तो देखिए एम ई आर जी ई, यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एन क्यू एफ एच। ये हुआ 5, ये हुआ 8, दिस इज 7, दिस इज 6, 18 एंड 17, 5 एंड 14, 13 एंड 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप साइड्स में देखेंगे तो भी कोई प्रोसेस नहीं बनेगी आपके ऐसी, और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो भी ऐसा कुछ नहीं बनता। यहाँ से +1 हो गया, यहाँ से कितना हुआ -5 हो गया, यहाँ से +7 हो गया, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये नंबर्स आपको देख रहे हैं, यहाँ पे +1, 13 से 14 +1। अब डायरेक्ट आ जाइए, जम्बलिंग का केस है और कुछ नहीं है, -1। यहाँ पर देखिए अगेन क्रॉस में क्या चल रहा है, +1 एंड +1। तो इसी तरह से जब आप LANCE में देखेंगे तो n से -1 होके 13 यानी कि m मिल जाएगा। तो इसमें नहीं है और इन सब में है। A से क्या मिलेगा आपको, +1 होके B और L से M, तो BMM आपको ढूंढना है। BMM आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें ED दिया हुआ है, तो C से D तो ठीक है, बट यहाँ पर FD होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ F आएगा। E पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि +1 हो रहा है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। टाइपिंग एरर है, वो कुछ नहीं है। 16 पर आ जाइए। 16 ब्लड रिलेशन है, वो भी कोडेड फॉर्म में आपको दिया गया है। आपसे पूछा है L और M का संबंध, L से M का रिलेशन क्या है। साथ ही के साथ प्लस का अपना एक मीनिंग है, माइनस का अपना मीनिंग है, प्लस इनटू का अपना मीनिंग है और डिवीजन का अपना मीनिंग है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, के से लेकर बैठेंगे एल तक सॉल्व करेंगे, पर हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे 2 स्टेप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें एम का रिलेशन बताना है एल से, तो हम एम से सॉल्व करना शुरू करेंगे। एम प्लस आर, प्लस का मतलब है सन, तो एम जो है वो आर का बेटा है, एंड आर इंटू डी, आर का मतलब है वाइफ, आर जो है वो किसकी वाइफ है, डी की वाइफ है। एंड अगेन प्लस, तो डी किसका बेटा हो गया, एच का बेटा हो गया, और H माइनस एल दिया गया है, तो H माइनस एल का मतलब माइनस जो है वो हस्बैंड हो जाएंगे, किसके हस्बैंड, एल के। ठीक, तो एल का एम से रिलेशन क्या बन जाएगा, देखिए एम की फादर के मदर, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी हो गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। नाउ यहाँ पर एक बार समझते हैं इसको कैसे करना है। एक अमाउंट दिया गया है 6764, इसको 4 लोगों में डिवाइड किया गया और उन 4 लोगों को जो रेशो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 8632 के रेशो में। तो टोटल अगर रेशो का मैं कर लूँ तो मुझे टोटल के इक्वल पता चल जाएगा, एक रेशो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए ये कितना होता है, ये होता है 19 के बराबर। तो अगर मैं इससे 1 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो 19 निकल आएगा। अब यहाँ पर जब मुझे पता है कि 1 की वैल्यू 6764 डिवाइडेड बाई 19 है, तो मुझे P और R दोनों की मिलाकर निकालनी है। P को जो रेशो मिल रहा है दैट इज़ 8, R को जो मिल रहा है दैट इज़ 3, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 11।
मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, P प्लस आर। यहाँ पर देखिए इसे डिवाइड करिए, 19 से 3 टाइम्स चला जाएगा 57, 10 बचेगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5 टाइम्स 95, बचेगा कितना 11, और 19 6 या 114 होता है। अब इसको 11 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स 55 और 6 कितना हो जाएगा 55 प्लस 6 61। तो ये देखो 16 आपको सिर्फ यहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। बट इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट मोर देन यू कैन ऑल्सो डू दिस। 11 इंटू 3 विल बी 33, और 33 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फिगर सीरीज है, बहुत ही आसान सवाल है। इस सर्कल पर बस फोकस करिए। देखिए ये कहाँ गया, ये पहले डाउनवर्ड आया, उसके बाद फिर सेंटर में गया, फिर ऊपर चला गया। अब ये वापस सेंटर में ही आएगा क्योंकि इसने दोनों जगह क्या किया है, सेंटर में वैल्यू लेकर आए हैं। तो सेंटर में आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ए और बी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए ट्राइंगल की तरफ नज़र डालिए ज़रा। ये ट्राइंगल यहाँ से जब डाउन साइड आया तो डार्क हो गया, ठीक है, और डार्क से ऊपर गया तो फिर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप, इसके बाद ये ब्लैंक हो गया और फिर यहाँ पर डार्क हो गया। ओके, नाउ जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विल बी जम्बलिंग बेस, बट यहाँ पर आपको डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं करना है, आपको लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे बड़ी अगर आप एंटिटी देखते हैं तो कंट्री है। तो चलिए शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सी भी दिखाई दे रहा है। कंट्री के अंदर क्या आ जाती हैं, सिटी आ जाती हैं, और सिटी के अंदर क्या आ जाते हैं, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, फ्लैट होता है, और फ्लैट में क्या होते हैं, रूम्स। तो 21543, अब 21543 तो रिलेशन बन नहीं रहा, तो इसका रिवर्स बन सकता है 34512। ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार। ये आपका चाइनीज़ कोडिंग कहते हैं इसको, और इसका अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बैंकिंग के एग्जाम्स में होता है, उसमें बहुत सवाल आते हैं इसके। सो बेसिकली उसने क्या किया है, हर एक वर्ड का एक कोड दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन से वर्ड का कोड इन्होंने गलत दिया है, बट उसके लिए आपको वो कोड निकालने पड़ेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो भी सेंटेंस और कोड दिए हैं उनको कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ कंपेयर करती हूँ तो मुझे मस्ट दिख रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, और कहीं दिखाई दे रहा है किसी और सेंटेंस में नहीं। अब देखिए कोड में कंपेयर करेंगे, तो इसमें कोड में जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो जो मस्ट का कोड है वो 1 हो जाएगा। दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम इज को चेक कर लेते हैं। इज आपका एक ये रहा, और उसके बाद एक इज आपका यहाँ पर है, इसके अलावा कहीं और कोई इज आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब इन दोनों सेंटेंस में एक और वर्ड आपका कॉमन है, दैट इज वर्क। ठीक है, अब वर्क आपका इस सेंटेंस में भी कॉमन है, तो अब इन तीनों सेंटेंसेस में कोड में क्या कॉमन है, 8। तो वर्क का कोड क्या हो गया 8, और इज का कोड क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन है। क्लियर, तो इसका कोड 4, ये भी ठीक दिया हुआ है। अब ही का देखिए यहाँ पर 8 आपका कोड किसके निकल के आया, वर्क का, यहीं से आंसर आ गया, बट इन्होंने कोड किसका दिया है 8, ही का, तो ये आपका गलत है। यानी कि यही ऑप्शन ऐसा है जिसका जो कोड है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं दिया हुआ है। फाइंड का कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। टाइम हमें सेव करना है। 21 क्वेश्चन पर आ जाइए। एक और कोडिंग का सवाल है, मॉडर्न को कोड किया गया है। तो यहाँ पर एक बार लेटर्स लिखेंगे, उनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, क्योंकि यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। 13, ये आपका 15, ये डी की प्लेस वैल्यू, ये 5, ये 18 और ये 14। अब इसका जो कोड है वो दिया है 4 6 8 1 0 9 5। 1 3 को सारा सम करिए इनका डिजिट, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 1 + 5 आप करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 का इंटू 2 कर दिया, यानी कि जो सिंगल डिजिट्स हैं उनको इंटू 2 कर दिया गया, और जो 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं उनमें उनकी डिजिट्स को प्लस कर दिया गया। तो 5 का यहाँ पर अगर आप इंटू करोगे तो क्या आएगा 10। तो ये जो 10 है इसको मैं समेट के यहाँ लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो 0 को इनको हटा दिया था इसको दूर कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 8 का सम करेंगे आप तो कितना आएगा 9, और 1 + 4 आप करेंगे तो कितना बनेगा 5।
इसी तरीके से बेल्जियम का कोड आपको निकालना है। देखिए ट्रैक्ट में भी देखेंगे तो 20 का सम 2 और यहाँ भी 2। उसके बाद आर का 18 का सम क्या हो जाएगा 9, सी 3 का सम 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, एंड ए को 2 यानी कि 1 इंटू 2 भी क्या होता है 2। नाउ लास्ट आ जाते हैं बेल्जियम पर, 2 इंटू क्या करेंगे 2 तो 4 आ जाएगा। 4 आपको ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया गया है। एम का क्या है 13 में 1 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बी में दिखाई दे रहा है। आपको 2 चेक करने पड़े, उसके अलावा आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। 22 पर आ जाइए, एक और सिलॉक का सवाल है, फटाफट फटाफट करते हैं। सम सीजर्स आर स्पून, ठीक है, और ऑल स्पून आर प्लेट। कंक्लूजन देखिए क्या कहता है, सम प्लेट आर स्पून, कुछ प्लेट आपके स्पून है तो बिल्कुल हैं। सम स्पून्स आर सिजर्स, तो बिल्कुल देखिए स्पून का सिजर्स में कॉमन है। सम प्लेट्स आर सिजर, कुछ प्लेट सिजर्स हैं तो ये भी आ गया यहाँ पर। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर, तीन को कंक्लूजन यानी कि ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए, एक और कोडिंग का ब्लड रिलेशन पूछ लिया है, एंड दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। यू का रिलेशन दिया है कि वो कहता है कि ये बताइए कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे ये सिद्ध हो सकता है कि जो यू है वो किसकी मदर है, डी की मदर है। अब देखिए यू आपको और डी कई जगह दिखाई देगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम सिर्फ इन सिंबल्स को देखेंगे और रिलेशन बनाएंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। देखिए यू एंड का अगर हम देखें तो यू ब्रदर है, बट यू इज मदर, तो इसका अगर पहले ही मेल हो गया जेंडर तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आई एम सो सॉरी। अब एक यू यहाँ पर है, जेड और यू का रिलेशन दे दीजिए। जेड जो है वो हस्बैंड है यू के, तो यहाँ से यू का रिलेशन, तो यू का जेंडर तो आपका फीमेल आ रहा है, तो एक बार इस रिलेशन को चेक करेंगे। देखिए डी एंड का मतलब क्या हो जाता है, डी इज द ब्रदर ऑफ एस, हैश का मतलब है सिस्टर, एस इज द सिस्टर ऑफ के, परसेंटेज का मतलब है सन, के इज द सन ऑफ Z एंड Z इज द हस्बैंड ऑफ U। अगर Z K और S और D इन सब के पिता हैं तो U ऑलरेडी इनकी माता हो गई, तो यही रिलेशन है आपका जो यहाँ पर करेक्टली ये संबंध सिद्ध करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, और कुछ चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है। सवाल नंबर 24 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 3, 5, 6, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं +1, तो यहाँ पर 4 आएगा, और 4 का मतलब D, सब जगह D दिया है। 21, 19, 18 एंड 17, यानी कि -1 किया है तो 21 से 20 यानी T आना चाहिए, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। थर्ड लेटर देखिए 7, 9, 10 और 11, तो 7 के बाद 8 आएगा, दैट इज H, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, बट हमें क्या चाहिए 8, ए करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल देखिए यहाँ पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने इसमें क्या लॉजिक लगाया था, क्या आप इसे सॉल्व कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा सीधा लॉजिक बताऊंगी इसका, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा भूल भुलैया नहीं करनी है। देखिए फर्स्ट रो में चलेगा कॉलम जो भी प्रोसेस है, तो पहला जो नंबर है 7, इसमें +2 करिए। दूसरा जो नंबर है 14 +2, इसमें भी करिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 is to 16 कितना होता है 144। सिमिलरली 11 + 2, 16 + 2, 13 is to 18। यहाँ पर आप कर सकते हैं 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 3 जा 54 एंड 18 1 जा 18 +5 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी कि 234। इसी तरीके से 12 + 2 जब आप करेंगे तो 14 आएगा। अब यहाँ पर आने वाला नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, 14 से हम 266 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा कितनी बार, 1 टाइम चला गया और उसके बाद 9 टाइम चला जाएगा, है ना, बिकॉज 14 9 का 126 होते हैं। अब ये नंबर जो आया ये +2 इंक्लूड करके आया है, तो जब एक्चुअल नंबर निकालोगे तो -2 करोगे, यानी कि 17। तो उसने दोनों दिए हैं, कई बार जल्दबाजी में 19 करके आए होंगे स्टूडेंट्स, बट आंसर आएगा 17, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज इट फॉर टुडे। इसका पार्ट 2 आपका कल आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम पार्ट 2 का मतलब है शिफ्ट 1 का पार्ट 2,
और जब हम शिफ्ट 2 से शुरू करेंगे तो 50-50 क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिनका भी स्टेनो का एग्ज़ाम आने वाला है उनको बोलिए कि सेशंस देखें। ज़रूरी नहीं है पूरे सेशंस आपको देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं हुए होंगे या आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट हैं, तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व करे हैं, क्या आप उसमें कुछ अच्छा फाइंड कर पा रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, सो फॉर द PDF एंड डेली क्विज़ेस, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिए, है ना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ऑलराइट, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।